देखो, हम अपने प्रीलिम्स प्रिपरेशन को खुद ही बड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। हम क्या सोचते हैं कि यूपीएससी है तो बड़े हाई पेडस्टल पर रेट करते हैं, हमें लगता है भाई पता नहीं यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चंस बना देगा। देखो, बट यूपीएससी ऐसा नहीं सोचता। देखो, यूपीएससी को एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर बनाना है जिसमें इजी लेवल हो, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हो, डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा हो, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो, ऐसे रिसोर्सेज हो जो इजी टू फाइंड हो, बेसिक नोट्स अवेलेबल हो। तो बेसिक जब हम वर्ड यूज़ करते हैं, या मान लो कि हम फाउंडेशनल जब वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा पार्ट होता है? एनसीईआरटीज होता है। अब गलती आपकी भी नहीं है। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, फोमो क्रिएट करा जाता है कि भाई यूपीएससी ने तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे थे, यूपीएससी ने वहाँ से क्वेश्चन पूछे थे। तो इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कई बार लोग भी हमारे लिए, कि हम एनसीईआरटीज को इग्नोर कर देते हैं। या तो हम उन्हें बिल्कुल बेसिक लेवल पे पढ़ते हैं कि पढ़ा और छोड़ दिया कि ठीक है लास्ट में एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे, और बाकी रिसोर्सेज तरफ भागते हैं। बट आप अपनी एनसीईआरटीज को इग्नोर मत करो, क्योंकि यूपीएससी ने कभी भी एनसीईआरटीज को इग्नोर नहीं किया। हर फोर्थ क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से होता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे कैसे यूपीएससी एनसीईआरटीज को यूज करता है, कैसे वहां से क्वेश्चंस हर साल आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनी उसकी वैल्यू है, कितनी उसकी वेटेज है। और अब 2025 के इस क्वेश्चन को देखते हैं कि जो टाइटल्स हैं, विचित्र चित्र गुना भरा, ये एंशियंट इंडिया में किस रूलर के लिए यूज करे गए हैं। अब इसका आंसर है महेंद्र वर्मन वन। अब अगर आपने ये क्वेश्चन इनकरेक्ट किया है तो इसमें आपकी गलती है। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा, बट क्योंकि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी तो इस क्वेश्चन में आपने नेगेटिव लिया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन से फ्रूट्स इंडिया में पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किए हैं। अब आपने चाहे हजार हजार पेजेस की बुक पढ़ी होंगी तो भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हुआ होगा। बट अगर आपने पतली सी एनसीईआरटी पढ़ी होती तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेते। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि द अबाउट द डांसिंग गर्ल। अब ये क्वेश्चन एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे हम एनसीईआरटीज को रिवीजन के टाइम पे इग्नोर करते हैं। जब देखो आप प्रीलिम्स के लिए रिवाइज कर रहे होते हो ना, तो आप बड़े सारे रिसोर्सेज की तरफ भागते हो, बट उस टाइम पे एनसीईआरटीज को ये सोच के कि यार ये तो बेसिक बुक्स हैं, इजी क्वेश्चंस आएंगे, उसको इग्नोर कर देते हो। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा, बट मैं ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स को जानता हूं जिन्होंने ये क्वेश्चन भी इनकरेक्ट किया है। और ऐसे ही 20+ क्वेश्चन हमारे लो हैंगिंग फ्रूट्स थे जो आप इजीली करेक्ट कर सकते थे, जिसमें आप 40 मार्क्स पक्का ले सकते थे। बट क्योंकि आपने एनसीईआरटीज को इग्नोर किया, उसको ऑप्शनल माना, तो आपने उन फ्रूट्स को लूज कर दिया। तो एनसीईआरटीज हमारी ऑप्शनल बुक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइस है कि या तो एनसीईआरटी पढ़ लो या कोई और बुक पढ़ लो। नहीं, एनसीईआरटीज हमारी मेन बुक्स हैं, हमारी बेसिक बुक्स हैं, हमारी स्टार्टिंग बुक्स हैं, जिसके बाद ही आप बाकी बुक्स करोगे। तो आप जो मार्क्स नहीं ले पा रहे हो उसका रीजन है कि आप एनसीईआरटीज को कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहे हो। सो डोंट इग्नोर एनसीईआरटीज। अगर देखो कंटिन्यूअसली हम प्रीलिम्स में अगर फेल कर रहे हैं तो कुछ तो हम में कमी होगी ना, कि हम कुछ तो इग्नोर कर रहे होंगे। तो हम इग्नोर कर रहे हैं एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस को। या अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ भी रहे हो तो आप एनसीईआरटीज के सिर्फ रिटन पोर्शन पे फोकस करते हो, आप मैप्स को मिस कर देते हो, आप टेबल्स को मिस कर देते हो, कई बार जो लास्ट के अंदर डेफिनेशंस गिवन होती है आप उसको मिस कर देते हो। यूपीएससी हर पार्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। कहाँ से क्वेश्चन आएगा यू नेवर नो, तो आप किसी भी पार्ट को इग्नोर मत करो, क्योंकि हर पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम प्रूफ से भी देख सकते हैं। जैसे हर फोर्थ क्वेश्चन लास्ट 4 इयर्स के ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें प्रीलिम्स का, तो हर फोर्थ क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से आया है। तो डोंट इग्नोर योर एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज देखें तो ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए हमें सबसे पहले, फ्रॉम क्लास 6 to 12। पॉलिटी पढ़नी है हमें 11th 12th के लिए। हिस्ट्री पढ़नी है हमें, ओल्ड ओल्ड भी और न्यू भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यू वाली, ओल्ड इज आल्सो वेरी नेसेसरी। फिर कल्चर में पढ़ना है जिसके लिए हमें क्लास 11th की फाइन आर्ट्स पढ़नी है, और बाकी जो हमारी लेटेस्ट एनसीईआरटीज हैं वो पढ़ना है। उसके अलावा साइंस के लिए हमें, देखो साइंस के लिए जो 10th तक की बुक्स हैं उसमें आप ओवरऑल पढ़ो, और जो 11th 12th की है उसमें आप सिलेक्टिव स्टडीज करो। जैसे मान लो कि बायोलॉजी के अंदर कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स यूपीएससी पूछता है। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर हमें मैक्रो इकोनॉमी पढ़नी है 11th क्लास की। तो ये सारी बुक्स पढ़कर ही आप बाकी बुक्स की तरफ मूव करो, क्योंकि ये बुक्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे ही यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है। अब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी डायरेक्टली कोई क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एनसीईआरटी से पूछेगा। यूपीएससी इतना इतना इंपॉर्टेंट बोर्ड है,
इतने इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है, तो यूपीएससी ऐसा ऐसा नहीं है ना कि वो डायरेक्टली स्टेटमेंट्स उठा के हमें दे देगा कि देखो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट है। तो इससे क्रेडिबिलिटी भी कई बार इम्पैक्ट कर जाती है। तो यूपीएससी लेकिन ये इंश्योर कराएगा कि अगर आपने बेसिक बुक्स एनसीईआरटीज को पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट ना हो। जैसे कि हम 2025 का ही एक क्वेश्चन देख सकते हैं अबाउट द कैपिटल रिसिप्ट्स। देखो, इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी और दे कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब दस दे क्रिएट अ लायबिलिटी। अब ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल डायरेक्ट है एनसीईआरटी से, बट अगर आपने एनसीईआरटी को प्रॉपरली पढ़ा है तो ये कैपिटल रिसिप्ट वाला क्वेश्चन हम बिल्कुल सॉल्व कर पाते। तो हमें प्रूफ के साथ चीजें देखनी है कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब जब क्वेश्चंस को आप देख रहे हो कि यूपीएससी कंटिन्यूअसली कितनी इंपॉर्टेंस देता है एनसीईआरटीज को, तो मन में ये डाउट आता है कि एनसीईआरटीज को हम कैसे कैसे पढ़ें, किन किन चीज़ों पे हम फोकस करें, कैसे हमें उसमें मूव करना है। तो हमें 4 कॉमन ट्रिक्स अप्लाई करनी होगी कि कैसे हम एनसीईआरटीज को पढ़ते वक्त ये इंश्योर कराएं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पक्का आएगा। तो सबसे पहले आपको लाइन इन्वर्जन मेथड यूज करना है कि अगर एनसीईआरटी में कोई स्टेटमेंट गिवन है, जैसे मान लो कि अकर्स इन ट्रॉपिकल रीजन, तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ये सेम स्टेटमेंट उठा के दे देगा, बट यूपीएससी हमसे ये पूछ सकता है कि इट अकर्स ओनली इन द टेम्परेट रीजन। अब यूपीएससी ने रीजन भी चेंज कर दिया और ओनली भी डाल दिया, तो हमारे मन में दो डाउट क्रिएट करने की कोशिश की यूपीएससी ने, हमारी नॉलेज को टेस्ट करने की कोशिश की। तो हमें स्पेशल फोकस करना है कि एनसीईआरटी में जो वर्ड बाय वर्ड चीजें हैं उसको हम कैसे पढ़ते हैं, कि अगर एनसीईआरटी में कोई फैक्ट गिवन है तो वो फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वही एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट भी आएगा। आपने अगर किसी और रिसोर्स के अंदर कुछ और भी पढ़ा होगा तो दोनों में अगर डाउट है तो एनसीईआरटी वाली चीजों को आप इंपॉर्टेंस दोगे कि यूपीएससी भी एनसीईआरटी के आंसर को ही सही मानेगा। ठीक है। सेकंड इज की सिलेक्टिव स्टेटमेंट पिकिंग। जब भी आप मल्टी स्टेटमेंट्स क्वेश्चन या ऑप्शनल फॉर्म्स के अंदर भी स्टेटमेंट्स देखते हो तो यूपीएससी कई बार स्टेटमेंट्स को या तो एग्जैजरेट कर देता है और कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स को मिक्स कर देता है। तो हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना, हमें अपनी अपनी एनसीईआरटी की नॉलेज को यहाँ पे यूटिलाइज करना है कि ये स्टेटमेंट मैंने एनसीईआरटी में पढ़ी थी तो ये गलत नहीं हो सकती। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 3 कि डायग्राम बेस्ड लॉजिक लगाना है कि जितने भी हमारे पास डायग्राम्स हैं, चाहे वो रिवर्स के हों, सॉइल्स के हों, जो डिफरेंट और डायग्राम्स गिवन हो, मैप्स गिवन हो, सिटीज के गिवन हो, उनमें से किसी पार्ट को आप इग्नोर मत करो। ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज टेबल डाटा, कि जो जितने भी टेबल्स गिवन होते हैं एनसीईआरटीज में अबाउट क्रॉप्स, अबाउट इंडस्ट्रीज, अबाउट मिनरल्स, तो जो भी ये चीजें गिवन होती हैं आप उसको इग्नोर मत करो। हर फैक्ट की वैल्यू है। जो यूपीएससी ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमी में, वो सारे इन्हीं टेबल से क्वेश्चन आते हैं। तो अल्टीमेटली हमें एनसीईआरटीज को सिर्फ इग्नोर नहीं कराना, उसे फाउंडेशनल बेस बनाना है। उस बेस के ऊपर हमें अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीटली बेस कराना है। हमारा सुपर स्ट्रक्चर जब भी अच्छा होगा जब हमारी एनसीईआरटीज बड़ी क्लियर है। तो एट लास्ट वी कैन से कि राइट वे क्या है एनसीईआरटीज को पढ़ने का, दैट जब भी आप एनसीईआरटीज को पढ़ते हो 4 रूल्स याद रखो कि स्टेटमेंट माइंडसेट से एक आपको मूव करना है। जब भी आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो एनसीईआरटी में तो ये देखो कि इस पर्टिकुलर पार्ट से क्या स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ सकती है। नाउ रूल नंबर 2 इज कि फोकस करो डेफिनेशंस को, क्लासिफिकेशंस को, कॉज इफेक्ट्स को, डायग्राम्स को, टेबल्स को, हर उस पार्ट को फोकस करो जिसपे से क्वेश्चन मेक हो सकता है यूपीएससी के अंदर। रूल नंबर 3 इज कि 3 लेयर रीडिंग करो। सबसे पहले तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो कि अच्छा ये चीज यूपीएससी ने ये चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ओके इसका मतलब क्या है क्या नहीं, अपनी क्लैरिटी रखो। सेकंड इज कि आप उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, या तो जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो या जिसको बार बार जिस फैक्ट को आप भूल रहे हो। तो रिवीजन के टाइम पर यही कीवर्ड्स हमारी हेल्प करेंगे कि हमारी रिवीजन बड़ी फास्ट हो। और पॉइंट नंबर 3 रीड इज कि आप पीवाईक्यूज को लिंक करो कि यूपीएससी ने पहले क्या पूछा है और फ्यूचर में उससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। रूल नंबर 4 इज कि मेक योर माइक्रो नोट्स। तो वैसे तो एनसीईआरटीज ऑलरेडी बड़ी पतली हैं, बट हमें उन पतली एनसीईआरटीज को भी मार्जिनल नोट्स फॉर्म में बनाना है जिसमें कीवर्ड्स हों, जिसके अंदर वन लाइन ट्रैप्स हों कि हम किसी स्टेटमेंट में फंसे ना। हमारी क्लैरिटी बड़ी अच्छी हो कि मैं इस चीज में कंफ्यूज हो रहा हूं और यूपीएससी मुझसे एग्जामिनेशन में इसको उल्टा करके कुछ पूछ सकता है, तो मुझे उसकी क्लैरिटी अपने नोट्स में रखनी है कि मेरे माइक्रो नोट्स में वो पर्टिकुलर चीज हो कि अच्छा मैं इस चीज में कंफ्यूज हुआ था तो यूपीएससी मुझसे यहां ट्रैप कर सकता है। तो आखिर में ये जरूर याद रखो कि एनसीईआरटी सिर्फ एक बुक नहीं है। आप कितने रिसोर्स की तरफ भागते हो कि मुझे कोई क्वेश्चन बैंक दे दे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा प्रीलिम्स के अंदर आ जाए।
बट आपने यूपीएससी ने आपको एनसीईआरटी एज ए क्वेश्चन बुक, एक क्वेश्चन बैंक दिया है जिसमें डायरेक्टली यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, बट आप उसे कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहे हो। तो अगर आप एनसीईआरटीज को प्रॉपरली पढ़ते हो तो आपकी एक्यूरेसी और एलिमिनेशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो एनसीईआरटीज के बेसिस पे आप अपनी बाकी प्रिपरेशन करो। और बहुत, अगर आप एनसीईआरटीज को अच्छा पढ़ते हो ना, तो 40 मार्क्स तो मतलब आपके एनसीईआरटी से ही आ जाने हैं। तो बाकी सब्जेक्ट्स पे, बाकी चीज़ों पे, बाकी रिसोर्सेज पे प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटीज को प्रॉपरली पढ़ाई करो और अपनी प्रिपरेशन में एक फोर्स पैदा करो कि आप डेफिनेटली